आज की कहानी मकान। कविता रसोई में लगी हुई है। जितनी तेजी से वो काम कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन दिमाग में 10 बातें घूम रही हैं। जब से मायके से भाई का फोन आया है, बस तब से कविता का मन घर के कामों में लग नहीं रहा, पर फिर भी फटाफट काम निपटाने लगी है। क्या पता अम्मा जी को उस पर तरस आ जाए और वे उसे उसके मायके जाने दें। पति राजेश से भी उम्मीद की थी कि वो अम्मा जी से बात करे, पर अम्मा जी के आगे उनकी चलती कहाँ है। अम्मा जी के आगे चलती किसी की भी नहीं है। जब उनके पति की ही नहीं चली तो बेटे तो दूर की बात है। पहले ससुर जी भी कपकपाते थे, अब तो उनके सीधा रहने के बाद बेटे की क्या हिसाब। अम्मा जी में ना बदलाव आया था ना अब बदलाव आया है। अम्मा जी इस घर की मुखिया नहीं, इस मकान की मुखिया हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर से ज़्यादा अपने मकान से लगाव है। ले देकर घर में 4 जीव हैं, अम्मा जी, बेटा राजेश, उनकी पत्नी कविता और एक पोता सानू जो अभी सिर्फ 5 साल का है। बेटा बहू उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद वो ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन्हें लगता है कि ये लोग उनकी सेवा भी सिर्फ मकान के लिए कर रहे हैं। अगर कोई उनके मुंह पर तारीफ कर देता है कि आपके बेटे बहू बड़े अच्छे हैं जो इतनी सेवा करते हैं, तो अम्मा जी मुंह पर जवाब देती हैं, अरे मेरी सेवा तो मेरा मकान करता है, वरना आजकल कौन सा बेटा बहू सेवा करते हैं। कविता और राजेश दोनों का ही सुनकर दिमाग खराब हो जाता। लेकिन आज सुबह कविता के छोटे भाई का फोन आया कि उनकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। माँ अभी हॉस्पिटल में हैं और कविता को ही याद कर रही हैं। राजेश ने जब दोबारा फोन करके पूछा तो कविता के पापा ने कहा, अभी स्थिति नियंत्रण में है, पर फिर भी आप कविता को भेज दीजिए, कुछ दिन रुककर वो थोड़ा अपनी माँ को संभाल लेगी। राजेश ने फटाफट जाकर अम्मा जी से पूछा, अम्मा, कविता की माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, तो मैं कविता को उसके मायके छोड़ आता हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने एक बार तो राजेश को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर कहा, पूछ रहा है या बता रहा है। उनकी बात सुनते ही राजेश शक पका गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अम्मा, पूछ रहा हूँ, आप कहें तो मैं कविता को उसके मायके छोड़ आऊँ। अब उसकी माँ की तबीयत खराब है और आप तो जानती हो उसका भाई तो अभी छोटा है, उसकी शादी भी नहीं हुई, ऐसे में कविता सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा, और अपने घर का क्या? पर अम्मा, ऐसे में कविता का वहाँ होना जरूरी है ना? हाँ, तो उसकी माँ के लिए मैं नौकरानी बन जाऊँ? कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। उससे कहो घर का काम करे, घर संभालेगी ये। खुद का तो घर नहीं संभल रहा है इनसे, मायके का घर संभालेंगी। उसके बाद राजेश कुछ कह नहीं पाया और कविता चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद देखा तो पड़ोस वाली शांता काकी अम्मा जी से मिलने के लिए आई और आकर अम्मा के पास सोफे पर विराज हो गई। और भाभी जी, क्या हो रहा है? आजकल तो नजर ही नहीं आती हो, लगता है बहू से बहुत सेवा करवा रही हो। वो क्या मेरी सेवा करेगी? मेरी सेवा तो मेरा ये मकान करता है, इसी के लालच में करती है सब कुछ, वरना आज निकाल बाहर करे मुझे। अम्मा जी ने तुनकते हुए कहा। ये बात अंदर कविता को भी सुनाई दे रही थी। एक तो पहले से ही उसका दिमाग खराब हो रखा था, ऊपर से अम्मा जी की बात ने आग में घी का काम किया। कविता सीधे अपने कमरे में गई और जाकर सामान पैक करने लगी।
थोड़ी देर बाद जब शांता काकी अपने घर चली गई तो कविता अपने सामान के साथ बाहर आई। उसे देखते ही अम्मा जी ने उसे डांटते हुए बोली, कहाँ जा रही है तू? अभी सुबह तो मना किया था तुझे। अम्मा जी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने मायके जाने से पहले याद रख ले, तू इस घर की बहू है। इस घर का काम कौन करेगा? रोटी कौन तैयार करेगा? कविता अम्मा जी की तरफ मुड़कर मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी, अपने मकान से कहिए रोटी बनाकर दे दे। वैसे भी आपकी सेवा हम नहीं, ये मकान करता है, तो अपने सारे काम इसी से करवा लीजिए। अम्मा जी ने गुस्से से राजेश की तरफ देखा तो राजेश ने कविता की तरफ देखा। राजेश के कुछ कहने से पहले ही कविता ने कहा, माफ़ करना, लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। आखिर राजेश कुछ न कह पाया और कविता अपने बेटे सानू के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। अम्मा जी गुस्से से राजेश को बोली, तू रोक नहीं सकता था? अपनी पत्नी को कैसे जवाब देकर चली गई? यही सिखाया है उसके माँ बाप ने। माफ़ करना अम्मा, ये उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये तुमने सिखाया है। और वैसे भी कुछ गलत नहीं कहा उसने। तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारा मकान तुम्हारी सेवा करता है, तो अब करवा लो अपने मकान से सेवा। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कहकर राजेश चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पीछे अम्मा जी हाथ मलती रह गईं। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे इस कहानी का आशय क्या है। फिर मिलेंगे आपसे अगले कहानी में।